पहले तो जीएसआर ग्रुप के सभी हमारे माननीय सदस्यों को मेरा अभिवादन, और जिया भाई आमंत्रित किए हमें, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बातों को ही मैं आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को रखूंगा। और बहुत हद तक जिया भाई ने अच्छी बातें कही कि हमारा यह शोध शुरू हुआ था 2005 में, और उस समय हम देख रहे हैं कि हमको स्रोत की बहुत कमी है, क्योंकि हरम पर जो बहुत सारी किताबें आई है बहुत बाद में आई है, रिसेंट वर्क, जिसमें अमुनीस बी फारूकी सर हो या मैडम रूबी लाल, ये सब रिसेंट रिसर्च आई है। जिस समय मैंने अपने शोध कार्य को प्रारंभ किया था, मुश्किल से मुझे 2-4-5 किताब ही हरम पर हाथ लगी थी, और मुझे मूल स्रोत पर आधारित होना पड़ा था, जिसमें के.एस. लाल की किताब द मुगल हरम उपलब्ध हो गई थी। रेखा मिश्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैम वुमेन इन मुगल इंडिया, उनका भी एक अच्छा काम था। और जीनत वसर मैम मुस्लिम वुमेन इन मेडिवल इंडिया, जिसमें उन्होंने सल्तनत और मुगल दोनों काल पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं के रोल को स्पष्ट की थी। एक रिसेंट किताब लखनऊ यूनिवर्सिटी से शमसूद अहमद साहब की आई थी, मुगल हरम, वो लखनऊ विश्वविद्यालय से, वो एक अच्छी किताब। तो मुझे बेसिकली अपने शोध को पूरा करने में 3 वर्ष लगे थे। लगभग 2005 में मैंने प्रारंभ किया था, 4-5 में, और 7 में मैंने सबमिट किया था। शोध के क्रम में मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेसिकली मैं हिंदी भाषी होते हुए, और हिंदी में हरम पर नाम मात्र के काम हुए थे, जिसकी चर्चा अभी हुई, और मूल स्रोत से शोध करने पर मेरे साथ भाषा की समस्या थी। मुझे अरबी फारसी का ज्ञान नहीं था, और बहुत सारे मूल पुस्तक अंग्रेजी में अनुवादित थे, और लगभग उसको हम मूल पुस्तक के करीब तो नहीं मान सकते हैं, लगभग वो सत्यता के करीब है, लेकिन फिर भी उनमें उनके अर्थों में बहुत सारा अंतर था। तो वर्ष 2005 जिस समय मैंने अपने शोध को प्रारंभ किया था, तो भागलपुर विश्वविद्यालय ही नहीं, इवन पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में रिसर्च मेथोडोलॉजी की कोई पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मैं बता दूं कि बिहार के विश्वविद्यालय में रिसर्च मेथोडोलॉजी की पढ़ाई 2013 जुलाई के बाद शुरू हुई है। तो मुझे शोध पद्धति पर बहुत अधिक पढ़ाई करने का मौका भी नहीं मिला, और उस पर हमारा शोध बहुत अधिक आधारित नहीं हो सका। तो मुझे अपने शोध के लिए पुस्तकालयों के दुर्लभ पुस्तकों पर आधारित होना पड़ा। बेसिकली फारसी जितने भी ग्रंथ हुए, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, इन सबके जितने भी अनुदित ग्रंथ थे, अनुवादित ग्रंथ थे, उसे मैंने ट्रांसलेटर की सहायता से हिंदी में करना शुरू किया, और उन घटित घटनाओं को मैंने जोड़ना, करी के क्रम में मैंने जोड़ना प्रारंभ किया। इसी कड़ी में बहुत सारी अच्छी अच्छी फैक्ट आई, और मुगल हरम पर मेरा काम पूर्ण हुआ। मुझे 4-5 प्रमुख पुस्तकालयों से सहारा मिला था। बेसिकली मुझे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से बहुत सारी पांडुलिपि मैंने मंगाई थी, और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जो आज दुर्लभ फारसी ग्रंथों का एशिया का सबसे बड़ा संग्रह है, पटना में अवस्थित है, बहुत सारे ग्रंथ वहां से हमें उपलब्ध हुए। और कुछ मित्र थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मौलाना आजाद लाइब्रेरी से हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी सामग्री भेजी थी। मैं बता दूं अपने सदस्यों को कि हमारे भागलपुर में अरबी फारसी का बहुत दुर्लभ पुस्तकालय है, जिसका खानकाए पीर दमड़िया, वो हमारे शाह मंजिल, शाह मार्केट में पड़ता है, और वहां पर बहुत ही दुर्लभ सब ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो हाल के दिनों में मुझे उनसे रूबरू होने का मौका मिला, लेकिन शोध के क्रम में मुझे एक छात्र के रूप में अनुमति वहां जाने की नहीं मिली थी। मैं बता दूं कि लगभग 100 से अधिक मुगल बादशाह के फरमान भागलपुर में उपलब्ध है। इसी तरह एक और यहाँ पे पुस्तकालय थी आस्ताने शहबाजिया, जो मौलाना से भागलपुर में पड़ता है, वहां पर भी फारसी के बहुत दुर्लभ ग्रंथ थे, और यहाँ से विद्वान दिल्ली बुलाए गए। औरंगजेब के समय में हम देखते हैं कि मीर मोहम्मद राधी जाते हैं फतवा आलमगीरी के संकलन के लिए। तो शोध के क्रम में मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः मैंने 2008 में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी, और 2012 में मेरी पुस्तक मुगल हरम पर हिंदी में आ गई थी। तो सबसे मैं हरम की अगर चर्चा प्रारंभ करूं, तो हरम शब्द की उत्पत्ति को हमें समझना होगा कि ये हरम शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, और यह अरबी भाषा के शब्द हारुमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधितता या अवैध, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित एवं अलंग, पवित्र जगह। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्रेड एरिया फॉर गॉडेस, देवियों के लिए सुरक्षित जगह, देवियों के लिए पवित्र एवं सुरक्षित जगह। लेकिन
अगर आप ये शब्द आया कहाँ से, हरम शब्द आता कहाँ से है, तो इसकी चर्चा मैं करूँ तो हमें उमैयद प्रशासन में हरम शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले देखने को मिली है। उमैयद खलीफा हारून की माता बीबी खजूरन उस समय राजनीति में बहुत सक्रिय रही। तो मोटे तौर पर हम भारत में मुगलों को लें तो वो चंगेज खां और तैमूर के वंशज थे। तो चंगेजी और तैमूरी प्रथा में भी महिलाएं राजनीति में सक्रिय थी। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में स्त्रियों की भूमिका का हमें सशक्त उदाहरण रजिया सुल्ताना से मिलता है। और मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में हरम शब्द नहीं आया था, उसके लिए अंतःपुर एक शब्द आता है जिसको हम रानीवास कहते हैं। मतलब महिला ये सुल्तान की पत्नियों के रहने का स्थान, यानी रानियों की रहने का। और अगर ये मुगल काल में हम देखें तो अबुल फजल आईने अकबरी में कहते हैं कि मुगल काल में शाही महल का एक बड़ा भाग हरम कहलाता था, जिसे रॉयल हाउस होल्ड के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरह से हरम शब्द की उत्पत्ति होती है। और मुगल काल में हरम का एक हमें विकसित स्वरूप दिखाई पड़ता है। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो हरम की उत्पत्ति मोटे तौर पर दिल्ली सल्तनत में भी हमें दिखाई पड़ता है। और दिल्ली सल्तनत में हरम अल्तमश के समय शुरू हो चुका है। रजिया एक रॉयल लेडी के रूप में आती है। रजिया जब सुल्ताना बनती है तो उसका उत्तराधिकार की लड़ाई उसकी सौतेली माँ शाहतुर्का के साथ होता है, जो अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को वो गद्दी पर बिठाना चाहती है। लेकिन रजिया इन लड़ाई में उभर कर आती है और एक सुल्ताना के रूप में। अलाउद्दीन के समय में हमें एक चीज दिखाई पड़ता है कि दिल्ली सल्तनत के हरम में हिंदू महिलाओं का प्रवेश होता है। और इसका प्रथम उदाहरण बनता है कमला देवी। अलाउद्दीन गुजरात के रायकर्ण बघेल को पराजित करके उसकी पत्नी कमला देवी को हरम में लाता है। और एक पुत्री थी उनकी देवल रानी। देवल रानी भी अपनी माँ के कहने पर हरम में आ जाती है। और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के साथ उसका प्रेम प्रसंग है, जिसको अमीर खुसरो ने मसनवियां लिखी आपका देवल रानी खिज्र खानी, यानी आशिका के नाम से। अलाउद्दीन के समय में दूसरी राजपूत जो हरम में आती है वो राजपूत नहीं थी, बेसिकली देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी झती पापली। तो दो महिलाओं, हिंदू महिलाओं का भी दिल्ली सल्तनत में हरम में प्रवेश होता है। अगर दिल्ली सल्तनत को हम सरसरी निगाह से देखें तो गयासुद्दीन तुगलक की पत्नी मखदूम में जहां वो एक रॉयल लेडी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की वो एक तरह से राजमाता थी। इब्न बतूता रहला में लिखता है कि वो अपनी राजमाता का बहुत रिस्पेक्ट करता था, जो ही उनको देखता था तो दौड़ के चरण को चूम लेता था। अगर सुल्तान हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो वो एक राजपूत माँ से उत्पन्न संतान थी। सुल्तान सिकंदर लोदी की माँ भी एक हिंदू माँ थी। तो इस तरह से हिंदू औरत भी दिल्ली सल्तनत में हमें हरम में प्रवेश करते हुए मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसकी बहन थी खुदाबंदजादा, उसने पॉलिटी में एक रोल अदा की थी कि अपने पुत्र बख्श खां को सुल्तान बनाना चाह रही थी। लेकिन अमीरों ने फिरोज शाह तुगलक को चुना और फिरोज की हत्या के लिए षड्यंत्र करते हुए वो गिरफ्तार हुई। बहलोल लोदी की माँ भी बीबी अम्मा वो निजामे खां अर्थात सिकंदर लोदी को सुल्तान बनाने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मोटे तौर पर मिनहाज सिराज की रचना अगर देखें तो वो लिखते हैं मिनहाज की बीबी अम्मा अलाउद्दीन के हरम की प्रधान मल्लिका थी शाह मल्लिका, जिन्होंने की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, जो कि ज्योतिष विद्या की जानकार थी और भविष्यवाणियां वगैरह करती थी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत में दो तीन महिलाओं, अगर हम रजिया को लें, शाहतुर्का को लें, गयासुद्दीन तुगलक की पुत्री खुदाबंदजादा को लें, तो इन लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बाकी मुस्ताकी में जिक्र मिलता है कि सिकंदर लोदी के दरबार में बीबी दिलदार नाम की एक विदुषी महिला रहती थी और समकालीन राजनीति में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब मैं मुगल हरम पर आ रहा हूँ। मुगल काल में हमें हरम का एक विशेष स्वरूप दिखाई पड़ता है, विशेषकर अकबर के समय में अगर आप देखेंगे तो मुगल काल में हरम को एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था के रूप में विकसित किया गया। सम्राट अकबर के समय में हरम प्रशासन के लिए एक अलग विभाग, डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जिसमें मुगल सम्राट स्वयं हरम के सर्वों होते थे, सर्वोच्च होते थे। और उनके बाद उनकी माँ जो होती थी या प्रधान पत्नी हरम की सर्वोच्च अधिकारी। तो हम देख रहे हैं कि मुगल काल में या उससे पूर्व दिल्ली सल्तनत में भी हरम के माध्यम से शाही औरतें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती रही। यह इतनी विकसित संस्था बन चुकी थी
कि इसकी राजनीतिक भूमिका और इसके स्वतंत्र प्रशासन का अध्ययन मेरे जैसे शोधार्थी के लिए आवश्यक बन गया। जैसा कि अभी अभी जिया भाई ने बताया कि पॉलिटी में हम थोड़ी बहुत हमें चर्चा मिलती थी, वो भी बुक के किसी लास्ट चैप्टर में कि महिलाओं की नूरजहां की ये भूमिका, रजिया की ये भूमिका। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ गया कि हरम को सिर्फ हम पॉलिटिक्स के रूप में हम नहीं देख, उस हरम के महिलाओं का बहुत सारा एस्पेक्ट है जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। युद्ध में, प्रशासन में, राजनीति में, पारिवारिक विवादों को सुलझाने में या अन्य सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में भी हरम की सलाह लाभदायक रहती है। तो कभी कभी इनके सक्रिय हस्तक्षेप और महिलाओं की महत्वाकांक्षा के कारण राजनीतिक गुत्थियां उलझ भी जाती थी, जिसे सुलझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मुगल कालीन स्त्रियों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक भूमिका सृजनात्मक रही। बेसिकली मैं इसी पर चर्चा करूंगा, उसके अन्य एस्पेक्ट पर डॉक्टर जीशान चर्चा करेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि हरम का अस्तित्व उमैयद राजवंश से आ चुका है, और अगर इसके बाद के लिटरेचर में देखें तो अरबियन नाइट्स वगैरह सब में हरम की कामुकता, विलासिता आदि सब का वर्णन मिलता है। लेकिन मैंने 200 वर्ष के समय अंतराल में हरम को बांधने का प्रयास किया है कि सभी मुगल बादशाह के समय में बेसिकली हरम का क्या स्वरूप था। और मुगलों से पहले दिल्ली सल्तनत में हरम को अंतःपुर के रूप में जाना गया, अर्थात शाही स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों का यह निवास स्थान बना। अब शाही स्त्रियों में हम किसको लेंगे, तो सुल्तान या बादशाह की माताएं थी, उनकी पत्नियां थी, उनकी बीवी, बेगमात, शहजादी, पुत्रियां, उनकी सेविकाएं, दास दासियां, रखेल, हिजरे, गिलमान वर्ग। तो इस तरह से हरम में रहने वाले लोग की सूची हमें मिलती है, एक विस्तृत सूची हमें दिखाई पड़ती है। मैं मुगल काल पे अगर आता हूं तो अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा में हरम के लिए 2 शब्द का यूज किया है। पहला शब्द है सबिस्तां एक खास, दूसरा है सबिस्तां एक बाल। तो अबुल फजल लिखता है कि अकबर के समय में हरम, अगर हम देखेंगे फतेहपुर सिकरी में, तो 5000 महिलाएं अकबर के समय में हरम में निवास करती थी। अबुल फजल अकबर के द्वारा निर्मित जो आगरा में कक्ष बनाया गया था बेगमों के लिए, तो दीवाने खास के दक्षिण पश्चिम भाग में महिलाओं के लिए, शाही महिलाओं के लिए हरम कक्ष का निर्मित हुआ। मैं आगरा की चर्चा करना चाहूंगा। रुकैया बेगम का कक्ष दिखाई पड़ रहा है, शहजादी खानम है, गुलिजार बेगम है, मरियम जमानी है। और अबुल फजल लिखता है कि विदेशी रखेलों के लिए आगरा में बंगाली महल कक्ष भी हमें दिखाई पड़ता है। जहांगीर के समय में लाहौर में हरम कक्ष का निर्माण हुआ। अकबर के द्वारा उसकी राजपूत पत्नी के लिए अलग कक्ष बनाया गया, जैसा कि आम अभी हम सिनेमाओं में या धारावाहिक में भी देखते हैं कि राजपूत पत्नियों के लिए अलग कक्ष है, जो मरियम जमानी के नाम से जाने गए, जो अकबर के घर में। शाहजहां की पुत्री जहारा बेगम के लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण हुआ था शाह बुर्ज के पास। तो मोटे तौर पर हम इस तरह से देख रहे हैं कि काफी हरम की इमारतों का निर्माण हो रहा है। तो एक तरह से शाही महल का एक बड़ा भाग हरम का था, पार्ट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, वो हरम कहलाता था अबुल फजल के हिसाब से। तो इसके शाही महल का जो प्रबंध होता था वह सरजहांदार के अंतर्गत होता है, और शाही महल का प्रबंध का मुख्य नायब खाने समा होता था। अगर आप अकबर के पहले देखें तो हुमायूं के समय में दिल्ली दीन पनाह में हरम कक्ष है। आगरा में ये जमुना नदी के किनारे इमारत तिलिस्म का निर्माण किया गया। अकबर ने आगरा में जहांगीरी महल बनाया, जोधाबाई का महल बनाया, और आगरा किले में 3 प्रमुख महल का निर्माण हुआ था। उसका मैं उसकी चर्चा करूं, एक उसके लिए शब्द आया लेवेदर। लेवेदर मतलब रवि, रवि का मतलब हुआ इतवार, मतलब रविवार। शनिचर महल का नाम था जेनिसोर के नाम से था, और मंगल। तो इस तरह से बादशाह अकबर अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसकी 12 सप्ताह में जिस दिन होती थी उसके दिन के नाम पर महल का नाम हमें दिखाई पड़ता है। जहांगीर के समय में मरियम उज जमानी के महल का निर्माण होता है। मरियम उज जमानी जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री और अकबर की प्रथम राजपूत पत्नी थी। शाहजहां के समय में बेगमों के लिए अंगूरी बाग में खास महल का निर्माण हुआ। आगरा में मुसम्मन बुर्ज में मुमताज महल निवास करती थी। तो वो सम्राट अकबर ने इलाहाबाद में भी बेगमात के लिए महल बनवाया और उसमें हरम की स्थापना की। जहांगीर ने अपनी पहली पत्नी मानबाई के लिए महल बनवाया, जो कि शहजादा खुसरो की मां थी। तो शाहजहां के द्वारा आगरा में देख रहे हैं कि शाह बुर्ज,
शीश महल, नौलखा महल और मुमताज महल के लिए ख्वाबगाह, इस तरह बहुत सारे हरम के भवनों का निर्माण होता है। अकबर के काल में सलीमा सुल्ताना के लिए सबसे बड़ा भव्य महल बना था, जिसे हम तुर्की सुल्ताना का महल कहते हैं, और हरकाबाई के लिए मरियम उज जमानी का महल बना। जहांगीर के समय में हम देख रहे हैं कि नूरजहां के लिए शौक के कारण उसके हरम के कुछ भवनों का नाम फूलों के नाम पे रखा गया था, जैसे फूल महल, सुमन मंजिल, गुलकदा, लाल चेहरा। इस तरह से मुगल काल में हमें हरम की इमारतों का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, तुझके जहांगीरी से, आईने अकबरी से, अकबरनामा से। अगर हम हरम के प्रशासन को देखें, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हरम की जो प्रधान महिला होती थी वो दारोगा कहलाती थी या हाकिमा कहलाती थी। इसमें बहुत ही उच्च चरित्र वाली महिलाओं की नियुक्ति इस पद पर होती थी। तो मोटे तौर पर यह सम्राट की मुख्य रूप से माँ ही हो सकती थी या फिर उनकी प्रधान पत्नियां होती थी। हरम की महिला अधिकारी 3 वर्गों में बटी हुई थी। तो मोटे पहला नाम आता है उसमें महीन बानो, दूसरा नाम आता है परिश्ता ए हुदूर, जिसको मेट्रोन कह सकते हैं। अबुल फजल और मनुची ने परिश्ता ए हुदूर शब्द का जिक्र किया है, मनुची मेट्रोन कहता है। और निचला तबका मतलब दासी, जो सेवा करने के लिए, वो सर्विस के लिए थी। हरम प्रशासन में कुछ रॉयल लेडीज का जो नाम आता है, जिनके अधीन हरम था, जिसमें सती खानूम, नूर अल निसा, वो हरम प्रशासन की सर्वोच्च अधिकारी हुई। अकबर के समय में जाए तो उनकी माता हामिदा बानो उच्च महलदार के पद पर कार्यरत थी। महलदार के नीचे तहवीलदार का पोस्ट था, दरोगा था, मुशरिफ था। एक महिला दिलाराम का जिक्र आता है, सदर यानास के रूप में उन्हें इत्तिनामे दरबारे मुगल की उपाधि दी गई थी। तो हरम में एक बजट हमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब हरम का बजट वो ट्रेजरी से पास होता था। इसमें तहवीलदार, खजांची, कोषाध्यक्ष, इन लोगों के पास जाता था और ये अप्रूव्ड होके बजट और हरम के लिए खर्च आवंटित किए जाते थे बादशाह का। रात्रि प्रहरी जो होती थी हरम की, वो नाजिर को रिपोर्ट करती थी। अगर हम इसके सुरक्षा को देखें तो हरम की आंतरिक सुरक्षा हिजरों के जिम्मे था, जिसका हिजरे, जिसे हम मुगल काल में गिलमान वर्ग के नाम से जानते हैं, इसका प्रधान ख्वाजा सरा होता। मनुची लिखता है कि हरम की रखवाली संयमी एवं चुस्त दुरुस्त महिलाओं के द्वारा किया जाता था। हमें हरम के सुरक्षा के 4 लेयर दिखाई पड़ते हैं मुगल काल में। जैसे दरवाजे पर कश्मीरी औरत खड़ी रहती थी। हरम के गार्ड के रूप में हबसी एवं तातार औरत, जो देखने में एकदम क्रूर होती थी, वो एकदम नंगे खंजर के साथ खड़ी होती थी। प्रत्येक डेगमात के साथ अगर आप देखते होंगे तो हिजरों का दल रहता था, गिलमान वर्ग, जिसका प्रधान ख्वाजा सरा होता था। तो हरम के मुख्य द्वार पर हिजरे ही प्रमुख प्रहरी होते थे। और सबसे अंत में पूरे महल की सुरक्षा में हम देख रहे हैं कि राजपूतों का पहरा होता था। पूरे शाही महल को वह सुरक्षा प्रदान करता था। तो हरम में इंट्रांस बहुत मुश्किल से होता था। मुख्य रूप से बादशाह ही निर्बाध रूप से जा सकते थे, या फिर जो शहजादे होते थे, प्रिंस होते थे, और उनको जाना पड़ता था, या फिर जो रॉयल महिला उसमें रह रही है, शाही हरम की महिला, उनकी रिश्तेदारनी वगैरह, जो उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको भी आवेदन देना पड़ता था हरम में जाने के लिए। परमिशन उनका अलॉट होता था, तब जाके वो भी तुरंत नहीं जा सकती थी। इसलिए तुरंत नहीं जा सकती थी, इसके लिए उनको समय लगता था, 5 दिन 7 दिन इस तरह का। मेरे शोध के क्रम में मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि 2007 में आशुतोष गोविरकर की एक मूवी आई थी, जोधा अकबर। तब तक मेरा शोध कंप्लीट हो चुका था। इंटरव्यू में मुझसे मेरी एक्सपर्ट थी प्रोफेसर भारती एस कुमार, पटना यूनिवर्सिटी से थी, और उन्होंने बिहार के एक नामी गिरामी स्कॉलर क्यामुद्दीन अहमद और अस्करी साहब के अधीन उनका शोध हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा था। वह उस सवाल के मद्देनजर जब मैंने बुक लिखना प्रारंभ किया, तो उसमें मैंने अपने शोध में छूटे हुए बहुत सारे भाग उसमें ऐड करना। युद्ध रणभूमि में शाही हरम की महिलाएं चलती थी, ये मैंने अपने शोध में जिक्र नहीं किया था। ये बात जोधा अकबर देखने के बाद मुझे आई कि किस तरह से अकबर का हरम युद्ध भूमि में भी लग रहा है, वहां भी महिलाएं निवास कर रही है, उनका कक्ष बना हुआ है। तब जाकर मैंने फिर इस पहलू पर काम करना शुरू किया। इसका सबसे पहला उदाहरण हमें हुमायूं के समय में मिलता है। हुमायूं जब चौसा का युद्ध लड़ रहा था, तो बेगा बेगम हुमायूं के साथ युद्ध भूमि में थी।
तो जब हुमायूं पराजित होकर भाग जाता है तो अपनी पत्नी को वह छोड़कर चला जाता है। तो शेरशाह ने पूरे सम्मान के साथ, हम देखते हैं कि ख्वास खां के साथ बेगा बेगम को हुमायूं के पास भेज दिया। और हुमायूं की दो अन्य पत्नी थी, चांद बीबी और साद बेगम। चौसा के युद्ध के बाद जब हुमायूं गंगा भाग रहा था तैर के, जिसे निजाम नामक भिश्ती ने जान बचाई, तो दो बेगमात उसकी डूब कर उसमें मर गई। तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत खोकर जब हुमायूं बल्ख, बदखसार, काबुल घूम रहा था तो उसकी बेगमात भी उसके साथ थी। हुमायूं के सिंध अभियान में हामिदा बानो उसके साथ थी, जिससे विवाह 1542 हुआ था, जिससे अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में होता है। उसी तरह हुमायूं की एक पत्नी थी मां चूचक बेगम, जो बैरम खां की बहन थी। वो काबुल में अपने दुश्मन शाह अबुल मेवाती के हाथों युद्ध भूमि में मारी गई। जहांगीर के समय में हम देख लें तो नूरजहां भी युद्ध भूमि जाती है, जहांगीर के साथ शिकार पर जाती है। उसने खुर्रम के विद्रोह को दबाने में सक्रिय रही, महाबत खां के विद्रोह को दबाने में सक्रिय रही। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में भी शाही हरम की महिलाएं कभी कभी बादशाह के साथ जाती है और उनका युद्ध में भी काफी भूमिका है। मैं अपने स्पीच के मुख्य पाठ पर आता हूँ कि राजनीति को किस तरह से हरम की स्त्रियों ने प्रभावित किया। जैसा कि मैंने कहा कि तुर्क एवं मंगोल औरतें, तुर्क और मंगोल के मिलने से मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मुगल औरतें चंगेजी और तैमूरी वंश के परिवारों के अनुरूप अपने पतियों के साथ युद्ध भूमि में जाती थी। मैं बाबर से चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मेरा शोध का विषय 1526 से 1707। बाबर जब 11 वर्ष का था तो उमर शेख मिर्जा उसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1594 ईस्वी में, और उसके दुश्मन सक्रिय हो गए बाबर को पदस्थ करने। तब उसकी दादी एहसान दौलत बेगम ने राजनीति में बहुत सशक्त भूमिका निभाई और उसने हसन ने बाबर से गद्दी पर हटाने का षड्यंत्र किया था, जिसे एहसान दौलत बेगम ने विफल कर दिया। बाबर की मां कुतलुक निगार खानम भी एक राजनीति में सक्रिय महिला थी। बाबर की सिया पत्नी माहिम बेगम हम देख रहे हैं कि बाबर के साथ वह बदखसा और ट्रांसआक्सियाना के युद्ध अभियान पर भी गई थी। और वह दिल्ली में जब बाबर की जब ताजपोशी होती है तो वह बाबर के बगल में वो सिंहासन पर बैठती थी। तो हमें दिख रहा है कि बिगिनिंग शुरुआती दौर में मुगल बादशाह के साथ उनकी पत्नियां राजनीति में सक्रिय। माहिम बेगम ने हुमायूं को मदद की गद्दी पर बिठाने में। जब मेहदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र किया गया था बाबर के प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा के द्वारा, जिसे माहिम बेगम ने विफल कर दिया और हुमायूं की ताजपोशी हुई। बाबर की दूसरी पत्नी भी बीबी मुबारिका, हम देख रहे हैं कि अफगान और बाबर के तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बाबर के समय में भी देख रहे हैं कि शाही हरम की औरतें राजनीति में सक्रिय है। हुमायूं के समय में अगर हम जाए तो बाबर की दो पुत्री थी, एक खानजादा बेगम बड़ी पुत्री और गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखी। तो हुमायूं की बुआ हो गई खानजादा बेगम, वह बाबर की बड़ी बहन थी। और हुमायूं ने जब हुमायूं की मां की मृत्यु हो जाती है माहिम बेगम की, तो खानजादा बेगम हरम की सबसे प्रधान महिला बनी और उन्हें पादशाह बेगम की उपाधि दी गई। अब हुमायूं पर खानजादा बेगम का इतना अधिक प्रभाव था कि परिवार का जो गूढ़ समस्या होता था उसको सुलझाने में वह अपनी बुआ से मदद लेता। जैसे बाबर मर जाता, मरते मरते उसने हुमायूं को कहा कि अपने साम्राज्य को अपने 4 बेटों में बांट देना। कामरान महत्वाकांक्षी था, लड़ाई होती है उत्तराधिकार की। तो इसको हम देख रहे हैं कि खानजादा बेगम भाई के झगड़ों को सुलझाने के लिए वो आगे आती है। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, वो खानजादा बेगम के लिए वर्ड यूज की है तो हुमायूं नामा में डियरेस्ट लेडी, सबसे प्यारी महिला। थोड़ा शॉर्ट कीजिए, ठीक है, वो थोड़ा शॉर्ट कीजिए और उनका स्टेट फॉर्मेशन में किस तरह से उनका रोल रहा है, जो आपका मेन मुद्दा है उस पर थोड़ा सा आइए आप, क्योंकि टाइम थोड़ा मेन हमारा मुद्दा है पॉलिटी में। मैं 15 से 20 मिनट में कंक्लूड करूंगा। पॉलिटी में महिलाओं के रोल को हमें देखना है, ठीक है जी जी जी, फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 1549 में हुमायूं ठट्टा अभियान पर था और हिंदाल ने कंधार पे जाकर कब्जा कर लिया। कमरान हुमायूं की ओर से कंधार रवाना होता है। तो हुमायूं अपने भाई के इस कृत्य से दुखी होता है और अपनी बुआ खानजादा बेगम से वो आग्रह करता है कि वो कंधार जाकर मामलों में हस्तक्षेप करे और अपने भाइयों के झगड़ों को सुलझाए। अपने 12 साल वो हरम की प्रधान रही थी खानजादा बेगम। वो राजनीतिक मामलों में हम देखते हैं कि गहरी रुचि दिखलाती है और हुमायूं और उसके तीनों भाइयों कामरान, हिंदाल और अस्करी को प्रभावित करने में सफल रही। खानजादा बेगम हुमायूं को उसके बुरे दिनों में मदद की।
हुमायूं के समय में हम देख रहे हैं कि हरम बेगम हुमायूं के सौतेले भाई सुलेमान मिर्जा की पत्नी थी, उसे बली नियामत की उपाधि दी गई, महत्वाकांक्षी महिला थी। और पति सुलेमान मिर्जा और बेटे मिर्जा इब्राहिम को राजकाज में वो मशवरा देती थी, तो राजनीति में गहरी रुचि उसने निभाई। अगर आप देखेंगे हरम बेगम ने काबुल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लाड मलिका, अगर हम शेरशाह के समय की बात करें तो अब्बास खान सरनी ने तारीख शेरशाही में लाड मलिका का जिक्र किया, जो कि अफगान अमीर ताज खां सारंगी की पत्नी थी। ताज खां को सिकंदर लोदी ने चुनार के किले में गवर्नर नियुक्त किया था। बाद में शेरशाह ने लाड मलिका से विवाह कर लिया, वह शेरशाह की पत्नी बनी। शेरशाह लाड मलिका से प्रभावित थी और उसने शेरशाह के समय में राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके पुत्र जलाल खां शेरशाह के समय में काफी प्रभावित। रानी कर्णावती, अगर एक्सेप्शनल हम देखें राजपूताना में भी, तो राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती 1535 में बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध भूमि में लड़ती है। हुमायूं से मदद मांगी राखी भेजकर, परंतु मदद नहीं मिल सकी और उन्होंने जौहर को अंजाम दिया। अकबर के काल में अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले अकबर की सौतेली माँ थी माँ चूचक बेगम। वह अपने बेटे मिर्जा मोहम्मद को बनाना चाहती है, षड्यंत्र करती है और हुमायूं के द्वारा उसने काबुल का गवर्नर उसको नियुक्त किया था। माँ चूचक बेगम से हुमायूं ने 1546 ईस्वी में शादी की थी और माँ चूचक बेगम ने काबुल की राजनीति में बहुत उथल पुथल की। अकबर के काल में सबसे प्रधान महिला जो राजनीति को प्रभावित की, राज को उथल पुथल करके रखा, वह मुगल काल की पहली महिला वजीर थी, प्रधानमंत्री थी, महामंगा। महामंगा वो अकबर की प्रधान सेविका या भाई माँ, स्टेप मदर के रूप में जानते हैं। वो अपने पुत्र अधम खां को वह मालवा का गवर्नर बनाती है और मालवा में उसने लूटपाट मचाया और परिणाम ये हुआ कि शमसुद्दीन अटका खां जो 1561 में वो वित्त मंत्रालय के पद पर थे, वजीर थे, उनकी हत्या अधम खां ने कर दी। और महामंगा ने अपने पुत्र को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकबर ने अधम को छत से फेंकवा दिया और 40-42 दिन के बाद 1562 में महामंगा भी मर जाती। महामंगा ने अकबर पर मोटे तौर पर प्रभावी भूमिका दिखाई और उसके पीरियड को मुगल काल में हम मोटे तौर पर पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट के रूप में उसने राजनीति को प्रभावित की और काफी हद तक अकबर उससे प्रभावित रहा। 1562 के बाद हम देखते हैं अकबर को हरम दल से मुक्ति मिलती है। इसी बीच में आप देखेंगे 1564 में तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी और उसने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण की रक्षा करते हुए अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध भूमि में मारी। रविशंकर जी अकबर की बहन का भी हेलो जी रविशंकर जी, आपके पास बस 5-10 मिनट है। आप 10 मिनट में आप कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। 10 ठीक, क्योंकि वो 11:35 आप कंक्लूड कर दीजिए, खास तौर से उनका जो पॉलिटिकल रोल है। ठीक है, पॉलिटिकल रोल को मैं ही देख पा। इस तरह से हम अगर आगे बढ़े तो मोटे तौर पर अकबर के साल के बाद हम देखते हैं कि मोटे तौर पर फिर हम चले जाएं सलीम के समय में, जहांगीर के समय में नूरजहां की महती भूमिका रही। और अकबर की जो पत्नी थी, जो बैरम खां की विडो थी, सलीमा सुल्ताना ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार सलीम का विद्रोह होता है, सलीम को माफी हरम के प्रभाव से मिलती है और अकबर ने मोटे तौर पर खुसरो के विद्रोह के बाद भी 1613 ईस्वी में जहांगीर को उससे माफी मिली। अगर हम जहांगीर के काल की बात करें तो नूरजहां बेगम का राजनीति पे गहरा प्रभाव पड़ा और उसके समय में 1623 में खुर्रम का विद्रोह हुआ था। नूरजहां के समय में जुंटा एक गुट का गठन हुआ था जिसमें 4 लोग थे, इत्मादुद्दौला, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां और खुर्रम को इस लोभ से जुंटा में डाला गया था कि वो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से विवाह कर ले और उससे ताकि मुगल सत्ता पर नूरजहां की पकड़ बनी रहे। लेकिन बाद में खुर्रम जो है वह नूरजहां की पुत्री से विवाह ना करके उसके भाई के आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह कर लेता है और नूरजहां के गुट से खुर्रम बाहर हो जाता है। तत्पश्चात वो शहरयार को ये शासक बनाने में भिड़ जाती है, बादशाह के रूप में भिड़ जाती है। इस कड़ी में हम देखते हैं कि खुर्रम विद्रोह करता है। उसका विद्रोह का एक प्रमुख युद्ध हमारे भागलपुर के आसपास राजमहल साहबगंज में हुआ था। तो जहांगीर ने फतेह जंग को भेजा था खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए और वह युद्ध होता है। फतेह जंग इस युद्ध भूमि में मारा जाता है। इब्राहिम बेग, उसको फतेह जंगी की उपाधि मिली और उसका एक टूम्ब हमें भागलपुर में दिखाई पड़ता है जो अभी पुरातत्व विभाग के
तत्वावधान में उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो भागलपुर का भी संबंध हम देख रहे हैं। तो जहांगीर के समय में नूरजहां के विद्रोह के लिए नूरजहां महाबत खां के विद्रोह के लिए भी जिम्मेदार थी। और 2-3 घटना है कि मुगल हरम में जुंटा एक बड़ा फैक्टर के रूप में मुगल हरम में उभरा था। आप देखेंगे कि कुछ इतिहासकार जुंटा का खंडन करते हैं, जिसमें आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद जुंटा का खंडन करते हैं। लेकिन हमें समकालीन राजनीति में 2 ग्रंथों से जुंटा समकालीन राजनीति में नूरजहां का प्रभाव का पता चलता है और जुंटा के बारे में जिक्र मिलता है। एक इकबालनामा ए जहांगीरी मुतमैन खां बख्शी साहब की किताब है, इसमें नूरजहां और खुर्रम के बीच इस्रिया और उसके विद्रोह का वर्णन है। और मासीर ए जहांगीरी ख्वाजा कामगार हुसैन की है, ये 1630 में लिखी गई थी। और इसमें हमें बहुत डिस्क्रिप्शन मिलता है कि महाबत खान ने विद्रोह कर अंततः जहांगीर को ही उसने श्रीनगर झेलम के आसपास कैद कर लिया था। बाद में नूरजहां युद्ध भूमि में जाती है और खुर्रम खान के साथ युद्ध में जब वह सफल नहीं होती है तो अपने आप को कैद करवा लेती है और बाद में फिर वह सारे अमीरों को इकट्ठा करके महाबत खां के कैद से छुड़ाती है। तो इस तरह से नूरजहां की समकालीन राजनीति को उसने प्रभावित किया। अंतिम 2 मुगल बादशाह में शाहजहां के समय में अगर आप देखेंगे तो मुमताज महल एक प्रधान महिला के रूप में उभर कर आई, उसने भी राजनीति को प्रभावित की। शाहजहां के समय में पुर्तगालियों को खदेड़ा गया था मुमताज महल के प्रभाव के कारण, क्योंकि उसके हरम के 2 दासियों का उसने अपहरण कर लिया। शाहजहां के समय में जहारा बेगम उसकी सबसे बड़ी पुत्री थी और समकालीन राजनीति को उन्होंने एकदम महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया था। और जहारा के दबाव में ही शाहजहां ने दारा शिकोह को बादशाह नॉमिनेट किया, फलस्वरूप उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो शाहजहां की 3 प्रमुख पुत्रियों में जब बड़ी पुत्री जहारा बेगम दारा शिकोह के साथ युद्ध भूमि में उसके खिलाफ उसके साथ षड्यंत्र में शामिल रही। और औरंगजेब के साथ शाहजहां की दूसरी पुत्री हम देख रहे हैं कि रोशन आरा वो शामिल होती है, वो औरंगजेब को मदद करती है। इस तरह से हरम में गुटबंदी भी है कि एक भाई के साथ एक अगर बहन है तो दूसरे भाई के साथ दूसरी बहन है। तो मुमताज महल की जब मृत्यु हो जाती है, आप देखेंगे कि जहारा बेगम हरम की प्रधान महिला हो जाती है और उन्होंने समकालीन राजनीति को प्रभावित किया। और उत्तराधिकार की लड़ाई में अंततः जहारा ने दारा का पक्ष लिया, लेकिन दारा को पराजित करके मोटे तौर पर औरंगजेब ने 23 मई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दारा पराजित होता है और औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया, पिता को कैद कर लिया। तो जहारा बेगम काफी मध्यस्थता की बात करती है कि वो पंजाब का क्षेत्र दारा को दे दे, गुजरात मुराद को दे दे, बंगाल सुजा को दे दे, दक्कन सुल्तान मोहम्मद को दे दे, सुल्तान मोहम्मद, लेकिन वो नहीं मानता। अंत में वो पिता के साथ वह कैद में चली जाती है और अपने भाई से वह दुखी हो जाती है। हालांकि औरंगजेब ने अपनी बड़ी बहन को बहुत इज्जत दिया, हरम की प्रधान महिला के रूप में उसे पातशाह बेगम की उपाधि दी, उन्हें पेंशन। एक बात मैं हल्की सी चर्चा करना चाहूंगा कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच अगर ये संघर्ष डिस्प्यूट का एक बड़ा इशू दारा बेगम के कारण था। आप देखेंगे जीएम सरकार की किताब औरंगजेब इंडिया या शिवाजी एंड हिज टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो ये बार बार हमला करता है शिवाजी सूरत बंदरगाह पर, और शाहजहां ने सूरत बंदरगाह की रेवेन्यू 3 लाख प्रति एनम वो जहारा बेगम के कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन के खर्च के लिए दिया था। तो शिवाजी के लूटने के कारण जहारा बेगम को आर्थिक क्षति होती है। इस वजह से जब शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह के मध्यस्थता से 1665 में आता है, आगरा पुरंदर की संधि होती है, तो जहारा बेगम ने हरम से निकलकर उसके गिरफ्तारी का आदेश दिया। अपने भाई को कहा कि शिवा को गिरफ्तार कर लो, इसने मुझे बहुत क्षति पहुंचाई। फलतः शिवाजी गिरफ्तार हो जाते हैं, बाद में वो धोखे से छूटते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अंतिम मुगल बादशाह के समय में आए तो मोटे तौर पर औरंगजेब की बेटी जेतुन्निसा ने भी राजनीति को प्रभावित की। औरंगजेब की पत्नी थी बीबी असरवाराबादी, औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम, उससे बादशाह भी खौफ खाते हैं, जिससे आज औरंगाबाद में हम देख रहे हैं राबिया बीबी का मकबरा है। उदयपुरी महल बेगम के प्रभाव के कारण औरंगजेब ने अपने पुत्र काम बख्श के बहुत सारे गुनाह को माफ कर दिया था। और 1658 में जब सत्ता संघर्ष भाई में चल रहा था, औरंगजेब के ससुर शाहनवाज खान ने औरंगजेब की कोई मदद नहीं की, फलतः वह बादशाह बनते अपने ससुर को गिरफ्तार कर लेता। तब जेबुन्निसा बेगम ने अपने नाना को छुड़वाने में महती भूमिका निभाई, उनके कारण उन्हें माफी मिली। प्रिंस मुअज्जम को 1701 और 1705 में जब सजा दी गई थी तो जेबुन्निसा बेगम के मार्फत, इस तरह से वह हरम में एक प्रधान महिला के रूप में वह भूमिका निभाती रही। औरंगजेब की पुत्री तक को भी अगर हम लें तो वो काफी एक्टिव रही और हरम में वो महती भूमिका अदा करती रही। और 1681 में जब शहजादा अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था
तो जेबुनिसा बेगम ने अपने भाई का साथ दिया था। तो बाद में अपने भाई बहन का जो पत्राचार था वो पत्र औरंगजेब के हाथों लगा, तो अंत में वो अपनी पुत्री पर काफी नाराज हुआ और उसका 4 लाख रुपया सालाना पेंशन जब्त करके उसे कैद में डाल दिया, शालीमार जेल में डाला, जहां 1702 में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जेबुनिसा बेगम हम देख रहे हैं कि राजकीय मामले में शाहजादा और बादशाह के करी का काम करते हैं। और अंत में 1693 में औरंगजेब के सबसे छोटे बेटे काम बख्श को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसको भी जेतुनिसा बेगम के कारण माफी मिली। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि औरंगजेब जैसे कठोर बादशाह के शासन के दौरान भी औरतों का प्रभाव मुगल राजनीति पर रहा। औरंगजेब की बहन और बेटियों ने भी उस पर दबाव अवश्य डाले। इस तरह बाबर की दादी से अगर हम लें तो किस प्रकार उन्होंने ये साम्राज्य के निर्माण से लेकर उसके अगर भाइयों के बीच बंटवारे को सुलझाने में महती भूमिका खानजादा ने निभाई। उसी तरह हम देख रहे हैं औरंगजेब के समय में जहारा बेगम अपने चारों भाइयों के झगड़ों को सुलझाने के लिए मदद के लिए आगे आती है और हरम के प्रधान महिला के रूप में वह भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बाबर की दादी से लेकर औरंगजेब की पुत्री तक जितनी भी शाही महिलाएं हुई मुगल हरम में, और उन्होंने कहीं न कहीं उन्होंने राजनीति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। उनके फरमान निकलते थे, निशान, सनद, परवाना, इस तरह के आदेश, यहाँ तक कि नूरजहां ने मुगल बादशाह के विशेषाधिकार को उपयोग में लाई और उसने फरमान तक जारी किए। जहाँ शाहजहां के समय में मुमताज महल के पास रॉयल सील होती थी, जिसे अजुक चौधरी कहते हैं, वो शाही फरमान पर जितने भी मुहर लगते थे रॉयल सील, वो कमोबेश हरम से ही लगते थे। तो विशेष स्थिति में हम देख रहे हैं कि बेगमातों और शहजादियों के द्वारा भी हुक्म, सनद, निशान और परवाना जाहिर किए गए, उनके द्वारा राजकीय मुहर का इस्तेमाल किया गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो मेरा विषय था मुगल हरम की महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही, वो हमें पूरे 200 साल में देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ढंग से मिलती है। इन्होंने हरम से राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया। आप मुगल बादशाह के कोर्ट को देखेंगे, उसमें जनाना खाना का एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें महिलाएं सारे राजनीतिक कार्रवाई में भाग लेती थी, अपने राजनीतिक अनुभवों से बादशाह को लाभान्वित भी करती थी। शाहजहां अपनी पुत्री से मदद, शासन सहयोग में मदद लेता था। तो इस तरह से हमने अपने ये मेरे शोध का एक पार्ट है, एक चैप्टर है कि पॉलिटी में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका। चूंकि संजय भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप राजनीति में इसको फोकस करेंगे, और इसके ऑन एस्पेक्ट पर मैं चाहूंगा डॉक्टर विश्वान इस पर कुछ बोलेंगे।